जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। और भाई साहब, हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। बढ़िया टॉपिक है भाई साहब, मजेदार टॉपिक है जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। इसमें जो कल टॉपिक में चैप्टर हुआ है, चैप्टर में जो टॉपिक हुआ है, ठीक है, उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया। हमने ये बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो सब चीजें बताई। तो आज हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के बारे में हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सीक्वेंस होता क्या है, फंक्शन का एक पार्ट होता है, कैसे कैसे हम उसको निकालते हैं, प्रोग्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज के जो हमारा टॉपिक होगा ना, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई साहब, अगर आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है ना, तो उसमें किस किस तरह के केसेस आते हैं और किस किस तरह के केसेस को हमको करना है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो हमने कल जो पढ़ा था वो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था अगर तीन टर्म्स जो है वो एपी में है तो जो बीच वाले का डबल होगा वो पहले और तीसरे के सम के इक्वल होगा। ये होता है अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट, है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं b इज टू a प्लस सी अपॉन 2 होगा अगर एबीसी तीन टर्म्स है किसी एपी की, ठीक है ना। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि एपी में और क्या क्या चीजें होती है। देखो, कभी भी अगर आपको कोई भी एपी दे रखी है तो उसमें हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। हमने ये बोला था कि जैसे सपोज करो एक एपी है हमारे पास में, है ना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN, ठीक है। कोई एक एपी है हमारे पास में जिसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहली टर्म्स को A1 बोल रहा हूँ, दूसरे टर्म को A2 बोल रहा हूँ, तीसरे टर्म को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, A3 बोल रहे हैं, चौथी को A4 बोल रहे हैं। इस तरीके से करते 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 AN तक है पूरा का पूरा, समझ गए। तो अगर मेरे को मान लेते हैं A पता है, B डिफरेंस पता है, मेरे को डिफरेंस पता है कि इसका डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। मेरे को ये पता है कि मान लेते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि an होता है बच्चे, an किसके इक्वल होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने ये बोला था कि ये चार चीजों का रिलेशन होता है। एक तो होता है an को बोलते हैं लास्ट टर्म, उसके बाद होता है a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स उस एपी को बनाने में यूज हुई है, ठीक है। और डी होता है कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस हम निकालते हैं वो सेम डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों में जो रिलेशन होता है उसको इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं डिनोट करते हैं, या इस फॉर्मूले से हम शो करते हैं। an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्लास 10th का फॉर्मूला ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मैं आर्ट साइड का हूँ या मैं कॉमर्स का हूँ या मैं साइंस साइड का हूँ, मैंने ये नहीं पढ़ा है। क्लास 10th सबने पढ़ी है ना, तो क्लास 10th में सबने ये फॉर्मूला देखा होगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आपको मान लेते हैं ये एपी दे रखी है, सपोज करो ये एपी दे रखी है और आपको बोला जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ के कितना आएगा, सम बता दो इन सबका सम कितना होगा। तो कभी भी अगर आपको एपी की एन टर्म्स का सम निकालना होता है फाइनाइट एपी में, तो होता क्या, उसका एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सम का। मतलब इस फॉर्मूले को हम कभी यूज करते हैं जब हमारे को सम निकालना हो। यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आपको सम निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू पता होना जरूरी है। n की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप सम नहीं निकाल पाएंगे। सम आपको निकालने के लिए n की वैल्यू पता होना जरूरी है। a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है यहाँ पे डिफरेंस। सम के बच्चे दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और होता है बच्चे a प्लस an। अब ये फॉर्मूला जो बताता है वो भी सम ही बताता है। इसमें लिखा है पहली टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ दो, ठीक है। यानी पहली टर्म और आखिरी टर्म, ये पहली टर्म होती है, ये आखिरी टर्म होती है, ठीक है, लास्ट टर्म। इन दोनों को जोड़ दो और उसको n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप ये करोगे आपके पास में टोटल सम आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है, सर फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करना है, सेकंड फॉर्मूला कब यूज करना है। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको a दे रखा हो, n दे रखा हो, d दे रखा हो। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको ये तीनों वैल्यूज मिल रही हैं, d मिल रहा है, n मिल रहा है, a मिल रहा है, तो आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करिए, आंसर आएगा। कभी अगर ऐसा हो रखा है कि आपको ना लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म जैसे ये पता है आपको कि ये एपी कहाँ पे खत्म हो रही है, जैसे ये एपी कहाँ पे खत्म हो रही है मुझे पता है, कहाँ पे खत्म हो रही है, 40 पे खत्म हो रही है। 40 इसकी क्या है बच्चे, लास्ट टर्म है ना, दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, है ना, और द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर मेरे को मान लेते हैं लास्ट टर्म पता है, सो लास्ट टर्म के केस में आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है।
इससे ऐसा नहीं है कि हम यही फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाला करके आंसर नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई केस नहीं है। इससे बस ये फॉर्मूले से क्या होता है कि आंसर जल्दी निकल जाता है, क्योंकि सिर्फ हमारे को दो टर्म्स को जोड़ना और उसको n/2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे आंसर निकालने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है ना, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि पहले 2a निकालेंगे, फिर n-1 × d निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद में n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर निकलेगा। इससे और इससे सेम ही फॉर्मूला है, वो एक से दूसरा फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है, आंसर तो सेम ही आएंगे। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा जल्दी करके तब देगा जब आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो जल्दी आंसर निकाल के देगा। क्लियर है? तो बच्चे सम के बच्चे दो फॉर्मूले होते हैं, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, ये तो आपको क्लास 9th में भी पता होते हैं, 10th में भी पता होते हैं। आपको कुछ रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए, जिसको हम साथ साथ कराते रहेंगे। आज की वीडियो में कराने के लिए हम कुछ पहले स्टार्टिंग में कुछ रिलेशनशिप दे रहे हैं, जिनका हम यूज किस तरीके से करते हैं वो आपको बताएंगे, उसके बाद आगे की चीजों के बारे में बताएंगे। देखो, हमने ये बताया कि SN जो होता है वो सम को डिनोट करता है, हाँ या ना? SN जो होता है वो सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट करता है, यानी शुरुआत से लेके आगे तक n टर्म्स तक अगर आप सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दूं मैं, तो इन सबका सम जो होता है वो SN होता है। तो अगर मान लेते हैं मेरे को ना फर्स्ट टर्म निकालनी है SN की हेल्प से, किसकी हेल्प से? SN की हेल्प से। आपको सपोज करो किसी भी AP की 5, 10 या 15 कितनी भी टर्म्स का सम गिवन है, और आपको बोला जाता है पहली टर्म बताओ, तो याद रखिएगा A1 और S1 बराबर ही होते हैं। A1 और S1 क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। मैं दोबारा से बोलता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है ना, और फर्स्ट टर्म दोनों बराबर होते हैं। यानी कभी भी अगर आपको A1 निकालना हो, यानी पहली टर्म निकालनी हो, तो आपको S1 निकालना है बस। S1 जैसे ही आप निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। S2 का मीनिंग क्या होता है? S2 का मीनिंग होता है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 होता है, मतलब पहली और दूसरी टर्म का जोड़ दो आप, ठीक है। तो इस A1 को इधर शिफ्ट करूंगा अगर मैं, तो S2 माइनस A1 इज इक्वल टू हो जाता है बच्चे क्या? A2 के इक्वल हो जाता है। और मेरे को ये पता है A1 S1 के बराबर है, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला क्या मिलता है कि अगर आपको A2 निकालना हो तो S2 में से, पीछे वाले में से S1 हटा दो, S1 हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मान लेते हैं A3 निकालना है, तो आपको S3 में से S2 घटा देना है। S3 में से क्या माइनस करना है? S2 माइनस करना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे बच्चे, तो माइनस करते ही आपके पास में क्या निकल जाएगा? A3 निकल जाएगा। यानी A3 का मतलब ये है थर्ड टर्म अगर आपको निकालनी है, तो थर्ड टर्म तक जो सम आ रहा है, ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 बोलते हैं इसको, S3 को, ये जो आ रहा है इसमें से S2 माइनस कर दो, आपके पास में क्या मिल जाएगा बच्चे? A3 मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको मान लेते हैं A4 निकालना है, तो आपको क्या करना है बच्चे? S4 में से S3 माइनस कर देना है। तो आपको एक रिलेशनशिप दिखेगी यहाँ पे, अगर आप इस पर ध्यान से देख पाओ कि जो भी टर्म मेरे को निकालनी है उस टर्म तक का सम मैं निकाल रहा हूँ, उसमें से एक कम वाला मैं माइनस कर दे रहा हूँ। तो अगर मेरे को मान लो तो कुछ भी निकालना है, जैसे AN निकालना है, कोई भी nth टर्म निकालनी है, तो SN में से SN-1 आप हटा दो, एक कम टर्म वाला जो सम है वो हटा दो, आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है जिसमें मैंने बॉक्स करा है, ये काम का है आपके, ठीक है। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा नहीं होता, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो AN जो होता है, AN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN-1। बात समझ में आ रही है बच्चे या नहीं आ रही? AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1, है ना। फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्या निकालने के लिए यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है बच्चे, ये क्या निकालने के लिए? टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए, जैसे फोर्थ, थर्ड या सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म, कुछ भी टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। जैसे आपको कोई भी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो आपको क्या करना है? S4 लिखना है और उससे एक कम वाला उसमें से माइनस कर देना है, S3 उसमें से माइनस कर देना। जैसे आप ये करेंगे, आपके पास में खुद ही A4 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला है काम का, ये जो आपको दिख रहा है ये काम का फॉर्मूला है। ये जो मैंने यहाँ पे स्टार बनाया ये काम का है। जो स्टार बनी हुई चीजें हैं वो काम की है, उसको आपको नोट करना है, तो जल्दी से आप नोट करिए। फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि एक एक करके सिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि सारे फॉर्मूले एक साथ में भर दिए और बोल दिया कि भाई साहब ये हो गया काम, है ना, ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट खुद ले लीजिएगा पीछे करके। अब मैं आपको एक एक करके फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ, कैसे कैसे लगाते हैं बच्चे, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, उस तरीके से ही हम जो है बिल्कुल छोटे से करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपको एकदम से हाई फाई करवा दिया।
ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि द सम ऑफ द सीरीज 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डॉट 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 प्लस 40 इज, ये एक सीरीज दे रखी है, इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो देखो करना बड़ा आसान होता है आपको ना, आप खुद भी कर सकते हैं चाहे तो इसको। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब सीरीज है आपको देखना है यहाँ पे दो दो का गैप है, देखो 72 70 68, तो ये एपी है, एपी है या नहीं है, एपी है। अगर ये एपी है तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म बताओ 72 है ना, डी बताओ डिफरेंस 70 माइनस 72 कितना होता है -2। ओके, लास्ट टर्म बताओ 40। क्या नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये गिवन नहीं। क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कि इस सबको जोड़ के कितना आएगा, यानी एसएन पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये पता है एसएन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एसएन इज इक्वल टू होता है बच्चे, एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन। ठीक है, अब मुझे बच्चे जैसे सम निकालना है पूरी एपी का, पूरे का सम निकालना है, तो मेरे को तीन चीजें चाहिए। देखो एक तो ए चाहिए, पहले से ही दे रखा है, ए एन चाहिए, पहले से ही दे रखा है। क्या नहीं मिला हमारे को, एन नहीं पता, तो एन निकालो सबसे पहले। जैसे ही एन निकल जाता है इस फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर खत्म हो जाएगा। बस इतना सा काम हमारे को करना है। अब देखो एन कैसे निकलता है, एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। ठीक है, 72 को इधर शिफ्ट कर दो, 40 में से 72 माइनस करो, 32 माइनस था, है ना, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, माइनस माइनस कट कर दो 32 और इससे को भी कट कर दो 16 टाइम्स कट हो रहा है। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 17 आ गई। दो n आ गया, जो n आया उसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे डालोगे तो S17 कुछ इस तरीके से निकलेगा, 17/2 a की वैल्यू 72 प्लस an 40, बस ये करो, आपका आंसर खत्म। देखो 7 4 होते हैं 11, 112 हो गया, इसको इससे कट कर दो, 2 पंजे 10 होते हैं, 2 छिंग 12 होता है। 17 की 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छिंग 42, 2 कहीं पे दिख रहा है, 952 में 2 दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करा, उसका रीजन क्या है, यूनिट डिजिट से हम इसका ऑप्शन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करो 952 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ना आपको ना दिमाग लगाना, जब भी आप एग्जाम देंगे ना, तो एग्जाम में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हाँ हम यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि अगर 7 और 6 को मल्टीप्लाई करा, 7 छिंग 42, 2 एक ही में ही है, एक ही में है ना, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, आसान है क्वेश्चन, कोई टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, है ना, ये टफ बिल्कुल नहीं है। जो टफ होगा मैं सामने से बोलूंगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा बोलूंगा उसके लिए। ठीक है, जो टफ नहीं है वो तो, ये तो लड्डू क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा ये सिखाते हैं कि किस किस तरीके से चीजें करते हैं, क्या क्या चीजें कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले ये सिखाते हैं, उसके बाद में, है ना, हम आपको अच्छे क्वेश्चन भी इसमें और देंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत से हैं, बहुत है मेरे पास में, मतलब आप मान के चलो मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n + 7 देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। पहली 50 टर्म्स को जोड़ के क्या आएगा, अगर मान लेते हैं सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना n टर्म्स का, वो 3n + 7 को। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 392541754100 एंड 8200। ठीक है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कर सकते हैं, आप टाइम के अंदर कर सकते हो क्या उसको, क्या आप उसको 45 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन निपटा पा रहे हो, अगर हाँ तो ठीक है। हाँ, अगर मान लेते हैं आप 2 मिनट 4 मिनट लगा के कर रहे हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 4 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है ना, तो आप क्या इतनी जल्दी कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करके देखिए, अगर आपसे हो रहा है तो आपको पता लगेगा कि आपकी स्पीड भी है या नहीं, खाली ऐसा ही तो नहीं आप हवा में चल रहे हो कि हाँ हमसे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप खुद भी ट्राई करिए कि आपका आंसर क्या आता है, और इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर आता है या नहीं आता आपका। सबसे पहले तो गिवन क्या है हमारे को, सबसे पहले ये देखना है एसएन जो दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स ना, इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी इफ द nth टर्म, आपको nth टर्म दे रखी है, nth टर्म का मतलब होता है an दे रखा है बच्चे, 3n + 7 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है आपको, और आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि S50 कितना आएगा, ये पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसके लिए क्या करें, इसके लिए ये करो, सबसे पहले आपको ना A निकालो या A1 निकालो। A1 निकालने का तरीका क्या होता है,
आपको क्या करना है, ये जो n है ना n, इसकी जगह पे जहां जहां पे n दिख रहा है वहां पे 1 डाल दो। तो 3 इंटू 1 प्लस 7 तो कितना हो गया 10। इसका मतलब ये होता है इस AP की पहला पद जो है या पहली टर्म जो है वो 10 है। अब अगर मान लेते हैं आपको A2 निकालना है इसी तरीके से, तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे 2 डाल देना है, यहाँ पे 2 डाल देना है। तो 3 इंटू 2 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर 3 2 6 होता है, 6 प्लस 7 हो जाता है बच्चे 13। यानी हमको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये पता है मेरे को S50 निकालना है, S50 निकालना है तो SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे को, है ना। SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब SN के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a + n - 1 × d और एक होता है n/2 a + an। तो क्योंकि लास्ट टर्म तो इसमें ऐसे तो गिवन नहीं है ना, नंबर की फॉर्म तो गिवन नहीं है ना, तो हमको नहीं पता कि लास्ट टर्म अभी कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज करो पहला वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अभी लास्ट टर्म अभी नहीं पता है ना, हम बाद में उसको इधर उधर कर सकते हैं, बात अलग है, लेकिन अभी नहीं पता हमें। n/2 2a + n - 1 × d। तो ये फॉर्मूला लगाने पे मुझे एक तो n की वैल्यू चाहिए, मुझे एक a की वैल्यू चाहिए, मुझे एक d की वैल्यू चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू मिल जाती है मेरे पास में तो मेरा आंसर बन जाएगा। n की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन के लिए 50 है, इस वाले क्वेश्चन के लिए 50 है, क्योंकि 50 टर्म्स का सम पूछा है उसने, तो 50/2। a नहीं पता और d नहीं पता। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। a नहीं पता और d नहीं पता, यहाँ पे d डालना है, यहाँ पे a डालना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो a का मतलब होता है पहली टर्म, पहली टर्म मेरे को मिल गई है ना, कितनी है 10। d और निकालना, मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। तो d कैसे निकालते थे, d ऐसे निकालते थे बच्चे, a2 में से क्या माइनस करते थे, a1 माइनस करते थे। तो a2 में से a1 माइनस करते थे, तो a2 है बच्चे 7 6 13 और a1 है बच्चे 10। 13 में से 10 गया तो कितना मिला बच्चे, 3 मिला। तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये 25 आ रहा है ना, और ये आ रहा है 25, तो यहाँ पे ये आ गया 20 और 49 इंटू 3 आ रहा है बच्चे। ठीक है, तो 9 3 27, ठीक है, 2 कैरी हो गया, 3 चौक 12 13 14 147 प्लस 20 167 हो गया। 167 इंटू 25 है ना, सही बन रहा है। 167 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, देखो 5 तो 2 चीजों की यूनिट डिजिट है, तो एक काम करेंगे फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 7 35 5 6 30 33 5 6 5 3 8 होते हैं शायद, है ना। क्लियर, 2 7 14 हो गया, 2 6 12 हो गया और 2 1 2 हो गया भाई साहब। ठीक है, 8 9 10 11 बनेगा, 1 4 7 5। लो भाई साहब, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर आ गया, 4 1 7 5। ठीक है, ये इसका करने का तरीका है, आसान है, बेसिक कैलकुलेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ध्यान से आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो एपी का कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज का कर रहे हैं, पहला हमारा काम ये रहेगा कि गिवन क्या है, निकालना क्या है। आपको यही नहीं पता कि आपको गिवन क्या है, निकालना क्या है, तो क्वेश्चन क्या सॉल्व करो। दूसरा चीज ये रहेगा आपको कि जो निकालना है क्या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। आपको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला आपको आता है या नहीं आता, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो उसमें आपको जैसे ही आप डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये तो गिवन है 50 टर्म्स का सम निकालना, तो n की वैल्यू तो इस वाले में गिवन है। a नहीं पता, d नहीं पता, तो a और d निकालने के लिए, a निकालने का मतलब होता है a1 निकालना, a1 निकालो, और d निकालने का मतलब होता है a2 माइनस a1 निकालना। तो a2 और a1 को निकाल के माइनस करो, जैसे ये करोगे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका बच्चे, पीछे करके मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, हम यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके हमने सम डाल दिया, उसको nth टर्म की जगह पे मैंने बोल दिया सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, 3n + 7 है, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये बताओ। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n + 7, सम बोला है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी है ना, इज 3n + 7, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 3n + 7, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ n टर्म्स से देखिए, याद रखिएगा 7 6 -6 -7, पुराना वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है, वहां पे nth टर्म गिवन थी, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, दोनों में फर्क है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो देखो जैसे इसमें सॉल्व करना है, इसमें an नहीं गिवन है, नहीं, आपको Sn गिवन है। Sn जो है बच्चे वो 3n + 7। ठीक है, आप इसको खुद भी सॉल्व करके एक आंसर अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर, चलो हम स्टार्ट करें।
देखो आपसे बोला था इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n + 7 देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। आपसे पूछा कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस d बताओ। d का फॉर्मूला होता है बच्चे a2 - a1। क्या ये बात पता है आप लोगों को? पता है ये बात, है ना? चलो, तो आपको उसके लिए दो चीजें निकालनी है, a1 और a2। जैसे ये निकला इन दोनों को माइनस करके आंसर खत्म, है ना? तो मैंने आपको ये बताया था कि a1 जो होता है वो s1 के बराबर होता है। ये बात बोली थी या नहीं बोली? a1 किसके बराबर होता है? s1 के बराबर होता है। यहाँ पे n के प्लेस पे 1 डाल दो, a1 निकल जाएगा। 3 × 1 + 7, तो ये तो 10 आ गया। उसके बाद में a2 जो होता है वो निकालना होता है, तो s2 - s1 करते हैं। ये बताया था आपको, हाँ या ना? बताया था, है ना? तो s2 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले s2 निकालना पड़ेगा इसके लिए, है ना? s2 निकालने के लिए यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो। 3 × 2 + 7, 13 आ गया। अब a2 ऐसे निकलेगा, s2 - s1, तो 13 में से 10 माइनस करो, 3 आ गया। 13 में से 10 माइनस करो तो कितना आ गया? 3 आ गया। ये a2 है, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने क्या करा, s2 निकाला पहले, s2 क्योंकि sn दे रखा था, an नहीं दे रखा था, sn दे रखा था। तो s2 कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 2 रख दो n के प्लेस पे। जैसे आप 2 रखोगे तो s2 निकल जाएगा। a2 निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना है, तो 3 निकला। अब a2 जैसे निकला तो d निकालने के लिए होता है बच्चे a2 - a1। कितना आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है बच्चे -7। ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून मिलिट्री एकेडमी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रचार में बीच बीच में करता रहता हूँ भाई साहब, है ना? हाँ ठीक है, क्लियर है? हाँ चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज the fifth term of an AP whose sum is n² - 2n is। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना? क्वेश्चन में बोला गया कि एक एपी की फिफ्थ टर्म निकालो जिसकी n टर्म्स का, ठीक है, सम जो है वो n² - 2n है। n टर्म्स का सम जो है वो n² - 2n है, तो उसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी एपी की, ये आपको पता लगाना है। चलो स्टार्ट कर सकते हैं, आप आंसर बना सकते हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है? आप ले लो 45 सेकंड जो भी आपको लेने हैं। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आपसे बोल रखा है कि कोई एपी है, उसका n टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक है? तो यानी Sn दे रखा है। Sn कितना है? n² - 2n। Sn क्या दे रखा है बच्चे? n² - 2n दे रखा है। आपसे बोला गया इसकी फिफ्थ टर्म बताओ क्या होगी, यानी A5 बताना है आपको। A5 बताना है आपको कि क्या होगा, ठीक है? A5 बताना है कि क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A5 निकालने के लिए मेरे को ये पता है A5 का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, वो होता है A + 4D, ठीक है? ये होता है A5। मुझे ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। D कैसे निकलता है? A2 - A1। A कैसे निकलता है? पहली टर्म कैसे निकालते हैं? A1 बराबर बच्चे S1 होता है। ये बताया था या नहीं बताया था? A1 बराबर S1 होता है। तो बच्चे 1² - 2 × 1 कितना हो गया? -1 हो गया। ये आगे क्या? A1 है, ठीक है? उसके बाद में A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए हमारे को S2 - S1 निकालना था, तो पहले S2 निकालेंगे। S2 क्या? 2² - 2 × 2, सही है? तो ठीक है, तो ये हो गया बच्चा 2² 4 - 4 आ गया, इसका आंसर 0। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है? A2 निकालना है। A2 होता है बच्चे S2 - S1। S2 - S1, तो 0 - -1, तो प्लस का 1 आ गया। A2 आ गया प्लस का 1। अब मुझे D निकालना है। D होता है बच्चे A2 - A1, ठीक है? तो A2 - A1 यानी 1 - A1, A1 मतलब माइनस का, समझ पा रहे हैं? तो D कितना आया? 2 आ गया, ठीक है? ये जो सारी वैल्यूज निकली है, एक तो D निकल गया हमारे पास में और एक A निकल गया हमारे पास। ये वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है, मेरे पास में फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो -1 A था प्लस 4 × 2, कितना बन रहा है ये? 7। ये रहा भाई साहब A5, है ना? फिफ्थ टर्म कितनी है? 7 है। दोबारा से देखो, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, देखो ऐसा है कि आपको Sn दे रखा था क्वेश्चन में। Sn कितना था? आप बोलेंगे सर n² - 2 × n, है ना? Sn मतलब
सम ऑफ n टर्म्स देयर है ना बच्चे, क्वेश्चन में बोला है ना whose sum is n square minus 2n, यानी सम ऑफ n टर्म्स गिवन है बच्चे हमारे को, n square minus 2n गिवन है, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, हमसे ये पूछा गया कि इसकी फिफ्थ टर्म बता दो बच्चे। कौन सी टर्म बता दो? पांचवी, है ना, पांचवी टर्म बता दो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पांचवी टर्म को हम a5 लिखते हैं और उसका फॉर्मूला होता है a plus 4t, है ना। तो जितना यहाँ पे लिखा होता है उससे एक कम नंबर यहाँ पे लिखा होता है a plus 4t। अब हमारे को अगर मान लेते पांचवी टर्म निकालनी है तो मेरे को निकल जाएगा आंसर, बस मेरे को a और d चाहिए मेरा आंसर। तो a होता है पहला पद, पहले पद को निकालने के लिए हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे S1 निकाल देना है, क्योंकि S1 और A1 सेम ही बात होती है। तो हमको क्या करना है उसके लिए, यहाँ पे 1 डाल देना, यहाँ पे 1 डाल देना, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 1। उसके बाद हमको S2 निकालना है, S2 मतलब यहाँ पे जहाँ पे n है वहां पे 2 डालो, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0, ठीक है। अब क्योंकि मुझे d निकालना है और d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो मुझे a2 निकालना पड़ेगा, और a2 कैसे निकालते हैं, S2 में से S1 माइनस, तो प्लस का 1 होगी, सही है। तो प्लस का 1 हो गया, ऐसे d निकाला, d a2 माइनस a1, तो प्लस का 2 आ रहा है। देखो 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होता है, उसके बाद दोनों को वैल्यू को यहाँ पे रखो, 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर माइनस 2n, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, ये तो हो गया शायद, है ना। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस, हो गया ये। ओके ये वाला देखते हैं जरा, क्वेश्चन में बोल रखा है if the sum of n terms of an arithmetic progression is 5n square minus 3n, then find its pth term। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, मेरे पास में ना इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है कि सर ये a d कैसे निकाल रहे हैं, तो इसको करने का एक और तरीका भी है मेरे पास में, मैं आपको दोनों बता दूं, मतलब आपके जो काम आएगा, आपको जो सूटेबल लगेगा आप उसको करिएगा एग्जाम। दोनों आपको पता होने चाहिए कि आप दिमाग अपना दोनों तरीके से लगा सकें। आपको देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि एक एपी है, ध्यान से देखो, एक एपी है, मेरा दिमाग कभी कभार ऐसे चलता है कि एक एपी है, उसकी एन टर्म्स का सम दे रखा है n स्क्वायर माइनस 2n। आप समझ पा रहे हैं? मैं अगला वाला क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, पहले आप इसको समझिए। आपसे पूछे पांचवी टर्म बता दो इसकी, हाँ या ना, तो मैंने ऐसे भी तो पढ़ा है पांचवी टर्म इज इक्वल टू S5 माइनस S4 होता है, ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ मैं। वही लिखो, उससे पीछे वाला एक लिख दो सम में, आपके पास में A5 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म ही तो निकालनी थी हमारे को, फिफ्थ टर्म निकालनी थी, तो मेरे को सबसे पहले S5 निकालना है। S5 होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 होते हैं, 5 पंजे 25 होते हैं, 25 में से 10 माइनस करो 15 हो गया, ठीक है 15 हो गया। अब जैसे ये 15 हुआ उसके बाद में S4 निकाल लो, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 चौका होता है 8, तो ये 8 आ गया। हाँ इन दोनों को माइनस करो, 15 में से 8 माइनस करो 7 आ गया। ये ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को है ना, तो मेरा एकदम से दिमाग में क्लिक करा कि ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो ऐसे भी बता देते हैं हम आपको, है ना। अब आपको जो बढ़िया लग रहा है दोनों, आपको लगता है कि ए और डी फाइंड करना थोड़ा टफ है सर, ये कर लो, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो करने के तरीके आने चाहिए। देखो मैथमेटिक्स का एक ही क्वेश्चन तुम 4 तरीके से कर दो, क्या फर्क पड़ता है ना। समझ में आया? तो ये भी एक तरीका इसको करने का कि A5 निकालना है, पांचवी टर्म निकालनी है, तो ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो ये सेकंड मेथड था, ये क्या था, सेकंड मेथड, है ना, सेकंड मेथड था इसको कहने का, ठीक है। चलो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है, इसको आप ट्राई करिए, जो मर्जी वैसे करो, तुम्हारी इच्छा, चाहे उसमें ए निकालो, डी निकालो, वो वाला फॉर्मूला लगाओ जो अभी मैंने बताया, जैसे मर्जी वैसे करो। 45 सेकंड दे रहा हूँ इसको करने के लिए, कर लोगे? कर लो, हाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी करो, तुम्हारी इच्छा, जो मर्जी वो करो, ठीक है, फ्री कर दिया मैंने तुम्हारे। देखो आपसे बोला था द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। 45 सेकंड में करने के बाद में मेरे से अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। 45 सेकंड से 1 मिनट 60 सेकंड, इससे ज्यादा मत देना, ठीक है। ये दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि pth टर्म क्या होगी इसकी, एपी बताओ क्या होगा, ये पूछा है। तो मैं देखो इसको फॉर्मूले से करता हूँ, मुझे ये पता है कि एपी जो होगा वो एसपी माइनस एसपी माइनस 1 के इक्वल होगा, हाँ या ना, ऐसा होता है। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा होता है एसएन माइनस 1 वाला फॉर्मूला होता है ना, एन इज इक्वल टू एसएन माइनस 1, उस वाले फॉर्मूले से हम इसको कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले
एसपी निकालेंगे। एसपी कैसे निकालते हैं बच्चे, 5 इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी, ठीक है। फिर एस पी माइनस वन निकालेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे एन है वहाँ पे पी माइनस वन रखना है आपको। 5 इंटू पी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी माइनस वन। अब इसके होल स्क्वायर को खोल दो, मैं यहाँ से थोड़ी जगह बनाता हूँ। होल स्क्वायर को खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस 2ab, तो 2p हो गया। माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3p प्लस 3 हो गया, समझ गए। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस 3 इंटू माइनस वन प्लस 3, ठीक है, माइनस 3 इंटू पी माइनस 3p, ठीक है। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 5p स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10p, ठीक है, माइनस 3p प्लस 3, और इसको पूरा सॉल्व करूं तो मैं 5p स्क्वायर माइनस 13p आ रहा है, और ये आ रहा है प्लस का 8, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि कभी भी अगर ऐसा होता है तो एक फॉर्मूला होता है एपी निकालने का। एपी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे एसपी माइनस वन। तो एसपी है बच्चे 5p स्क्वायर माइनस 3p, इसमें से माइनस करूंगा 5p स्क्वायर माइनस 13p प्लस 8, ये हटाना है मेरे को इसमें से, ठीक है। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, ये माइनस का 5p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5p स्क्वायर कट हो गया। 3p और 13p जब कट होंगे तो 10p आएगा, समझ पा रहे हैं। माइनस माइनस प्लस का 13 और माइनस का 3, 10p आ गया। फिर ये माइनस प्लस माइनस का 8 होता है, तो 10p माइनस 8 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बी पॉजिटिव अपना करेक्ट आंसर निकाला। निकला है नहीं निकला, निकला है, अरे बहुत ही बढ़िया, अच्छे बच्चे हो तुम भाई, है ना। समझ में आ गया आपको कैसे करना है ना। जिस बच्चे का नहीं निकला वो यहाँ पे फोकस करो, जिसका निकल गया 1 मार्क्स अपना 2.5 मार्क्स जो है वो अपना ऐड कर लो, ठीक है। चलो बढ़िया, मजे कर दिए तुमने। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ये लो क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स, है ना, ऑफ दिस एपी। 24 टर्म्स का सम बताओ, इस एपी के 24 टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे हम। 24 टर्म्स का सम क्या होगा इस एपी की, ये आपको बताना है। फर्स्ट 24 सम टर्म्स का सम, स्टार्ट करो। ऑप्शन दे रखे हैं 500 रूट 2, 100 रूट 2, 200 रूट 2, 300 रूट 2, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एपी में पहला पद क्या है, रूट 2 है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता ये एपी है, पहली चीज है ना, उसमें बोला तो है नहीं, मैं बता दो। जैसे रूट 2 पहला पद है, सेकेंड टर्म है अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को बच्चे हम लिखते हैं 4 इंटू 2, यानी 2 रूट 2। थर्ड वाले को हम लिखते हैं बच्चे अंडर रूट है 18, इसको लिखते हैं 9 इंटू 2, 3 रूट 2, ठीक है, 3 रूट 2। ऐसे फोर्थ वाले को 4 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनता है रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2। इसमें ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस अंडर रूट 2 का है। जैसे 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 हटाओगे तो डिफरेंस रूट 2 आएगा, सेम है। 3 में से 2 रूट 2 हटाओगे तो रूट 2 का डिफरेंस आएगा। जैसे इन दोनों को माइनस करके रूट 2 का डिफरेंस आएगा, इन दोनों को माइनस करके भी रूट 2 का डिफरेंस आएगा। 4 में से 3 रूट 2 माइनस करोगे तो रूट 2 1 वाला बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस सेम है। डिफरेंस अगर सेम है तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस कितना है बच्चे, 2 रूट 2 में से माइनस करोगे अंडर रूट 2 तो 1 रूट 2 बच जाएगा, ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। डिफरेंस कितना है, अंडर रूट 2 का डिफरेंस है, समझ गए बात। अब आपसे बोला गया कि इसकी शुरुआत की 24 टर्म्स का सम बताओ, तो एन की वैल्यू कितनी है बच्चे, 24 है। बस फॉर्मूला लगा दो, एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 यानी 24/2, 2a मतलब 2 इंटू रूट 2 प्लस n-1 यानी 24 माइनस 1 इंटू डी यानी रूट 2, ठीक है। तो देखो 24/2 12 हो गया, तो 12 गुणा 2 रूट 2 प्लस 23 रूट 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्व करके, तो ये हो गया 12 SN इज इक्वल टू S24 इज इक्वल टू 12 गुणा 23 24 25 25 रूट 2 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर थे ब्रैकेट खोल दिया, तो 25 गुणा 12, अच्छा 12 पंजे 60 होता है, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 रूट 2 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर D4। क्या क्या D4 बोलो बोलो, देहरादून मिलिट्री एकेडमी नहीं बोल रहा, D4 देहरादून, ठीक है ना। देहरादून IIM में तो आओगे ना, तो हाँ तो उसका तो प्रचार कर ही सकते हैं। IIM के पास ही मेरा घर है, वैसे आओगे तो मिल सकते हो मेरे से, है ना। ओके
300√2 इसका क्या हो गया बच्चे, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है 2017 का क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट ऑड नंबर्स इज। जल्दी बनाइएगा इसका, 2475, 2530, 4905 और 5049। थोड़ा सा जल्दी करिएगा, हमारे पास में क्वेश्चन बहुत सारे बचे करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी स्पीड स्लो कर दो। मैं समझाने के लिए कई बार क्या होता है ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, वो मेरे को लगता है कि इम्पेरेटिव है, थोड़ा सा जरूरी है, दैट्स व्हाई आई टेक दैट मच टाइम, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा देना चाहिए, वरना मैं इसको जल्दी भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट उसका कुछ फायदा नहीं है ना। तो आपसे बोल रखा है कि ऑड नंबर्स हैं 2 डिजिट के, उनका सम बताओ कितना होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो आपको करना क्या है, आपको ये सोचना है कि जो कंडीशन दे रखी है ना, उस तरह की चीजें होती कितनी है, ठीक है। सम निकालने से पहले आपको ये देखना है कि कौन से नंबर्स का सम निकालना है। ऑड नंबर तो 2 तरह के नंबर होते हैं बच्चे, एक तो इवन होते हैं, इवन को बोलते हैं सम, और एक होते हैं ऑड। ऑड को हम बोलते हैं बच्चे विषम। इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो आपसे बोल रखा है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं उनका सम बताओ, 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि तो जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। वैसे वो 10 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम 11 ले रहे हैं। पहला 11 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 10 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 11 नहीं होता, तो 11 पहला ऑड नंबर है, ठीक है। फिर 11 के बाद में दूसरा होता है 13, 12 हो जाता है, 13 नहीं होता। फिर 13 के बाद में 14 हो जाता है, 15 नहीं होता। तो ऐसे करते 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 99 तक ऑड नंबर मिलते हैं मेरे को। अब आपसे बोल रखा है कि 11 से लेकर 99 तक जोड़कर कितना आएगा ये बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है ए गिवन है 11, क्या इसमें डिफरेंस सेम है। देखो 11 12 13, 13 14 15, 2 2 का डिफरेंस है। तो डी कितना हो गया बच्चे, 13 माइनस 11, 2 का डिफरेंस है ना। एपी है ये एक तरह की। तो एपी का सम कैसे निकालते हैं, SN इज इक्वल टू n/2। 2 फॉर्मूला हमारे पास में, हम 2 में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे को लास्ट टर्म दे रखी है, तो मैं ये वाला यूज करूंगा a प्लस an, ठीक है। इससे जल्दी आंसर निकलेगा। तो मुझे an भी गिवन है क्वेश्चन में। an कितना है, an है 99, n नहीं पता, n पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सबसे पहले n निकालते हैं। an इज इक्वल टू बच्चे होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ये फॉर्मूला लगा के पहले n निकालते हैं। तो 99 इज इक्वल टू a 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 2। 99 में से 11 माइनस करो 88 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 88 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। 2 से इसको कट करो 44 हो गया। तो 44 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू 45 हो गई। n की वैल्यू जो 45 हुई है वो हमारे को पता लगी कि क्या वैल्यू मिल सकती है, वो हम यहाँ पे रखेंगे बच्चे। तो हम क्या करेंगे, S45 निकालेंगे। ये होगा 45/2 और a 11 प्लस an 99, ठीक है। बस हो गया सॉल्व। 45/2 इंटू 110 बन रहा है, इसको कट करके 55 आ गया। देखो ये तो 45 इंटू 55, यूनिट डिजिट 5 वाले तो 2 ही है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 24, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए पहला ऑप्शन। फिर मैं इसको बना लेता हूँ, 45 को 55 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो जरा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26 27, 4 पंजे 20, हाँ वही आ रहा है, ठीक है, वही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 मिल रहा है ना। तो ये ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2475 इसका क्या हो गया बच्चे, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ना याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपको यूनिट डिजिट से काम पड़ रहा है तो यूज करिए उसको, है ना। थोड़ा सा हमारे को ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट से जब जल्दी सॉल्व हो रहा है, मुझे पता लग रहा है कि यूनिट डिजिट से मैंने 2 ऑप्शन तो पहले ही काट दिए, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में बस मेरे को देखना कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी जल्दी बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 का, देखो जरा। क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि 200 और 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर,
जिसमें जो 7 से डिविजिबल है। देखो इसमें ना ये क्वेश्चन तो आसान है, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन कई बार ना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 200 से 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है। किससे? 5 से। 7 से तो निकालना फिर भी आसान, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज होते हैं बच्चे, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक वर्ड होता है बिटवीन, एक वर्ड होता है फ्रॉम। ठीक है, कौन सा? बिटवीन, दूसरा फ्रॉम। बिटवीन का क्या काम है और फ्रॉम का क्या काम है? देखो बिटवीन का मतलब ये होता है, ये पहले फ्रॉम से बताते हैं। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आप 200 से स्टार्ट करो, 400 तक देखो कि कौन कौन से नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 200 हो रहा है, 205 भी होगा, ऐसे करते 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 395 तक होगा, फिर 400 भी होगा। ऐसे कितने नंबर हैं जो 400 से डिवाइड, 5 से डिवाइड हो रहे हैं 200 से 400 के बीच में। तो इसका मतलब अगर 200 5 से डिवाइड होता है तो 200 को भी इंक्लूड करोगे आप, 205 को भी करोगे, 210 को भी करोगे, 215 को भी करोगे, ऐसे करते 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 395 को भी करोगे और 400 को भी इंक्लूड करोगे। मतलब कहने का ये है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हो या कर सकते हो जब भी फ्रॉम वर्ड यूज होता है। लेकिन अगर बिटवीन वर्ड यूज हुआ कि 200 से 400 के बीच में, between 200 and 400 how many digits are or numbers are divisible by 5, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, how many numbers are there which are divisible by 5, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो बिटवीन का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्टली बाउंड है ये, कि इसमें आपको क्या करना है कि ये वाला पॉइंट जो 200 होता है और ये वाला जो 400 होता है ये नहीं लेना है ना, इनको छोड़ देना, इनके बीच में जो आता है वो लेना। यानी हो सकता है कि ये वाला नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन आपको इसको लेना नहीं है। हो सकता है ये वाला नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा है 400, लेकिन आपको इसको नहीं लेना, आपको लेने बीच वाले नंबर। तो बिटवीन में आपको क्या करना होता है? बीच वाले नंबर लेना होता है ना, मतलब इनको स्किप कर देना पहले और लास्ट पार्ट को। और अगर फ्रॉम दे रखा होगा तो उनको आप इंक्लूड कर सकते हो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अभी तो हमको 5 से डिवाइड नहीं करना, अभी हमारे को 7 से डिवाइड करना है क्वेश्चन में। तो 7 से डिवाइड करने के लिए आपको बस एक चीज पे फोकस करना है कि अगर नंबर को 7 से डिवाइड करना है हमको, है ना, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा था नंबर को 7 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले ये फोकस करना है कि 7 से डिवाइड कैसे, कौन कौन से नंबर होते हैं 200 से आगे जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको करने का देखो एक तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता, डिवाइड डायरेक्ट करना नहीं आता, तो इसको एक करने का तरीका होता है, 200 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 दूनी 14 होते हैं, 6 मिलेगा 60 हो गया। अब इसको ना एक ज्यादा तक, जैसे 7 8 56 पे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, और यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, ऐसे करते हैं नहीं, एक ज्यादा तक करो। 63 होता है, 7 63। तो ये जो रिमाइंडर आएगा ये एक्स्ट्रा रिमाइंडर है, क्योंकि हमने एक ज्यादा तक इसको क्या करा है, डिवाइड करा है। ये रिमाइंडर ऊपर ऐड कर दो, फिर पहला नंबर मिलेगा आपको जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा। 7 से क्या डिवाइड हो रहा है? 203। उसके बाद 210 होगा, 7 जोड़ देना इसमें, 210 होगा। उसके बाद 217 होगा, 7 7 जोड़ के, और ऐसे करते करते आगे तक चलेगा। और अगर मेरे को ये पता लगाना है 400 से पीछे ऐसे कौन सा नंबर है, 200 से आगे निकालने के लिए आपको एक ज्यादा तक इसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो जनरली हम 8 तक मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56 पे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, है ना, लेकिन इसको एक ज्यादा तक करना है आपको, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे 400 करना है तो उसमें नॉर्मल जैसा डिवीजन करते थे वैसे ही करनी है। ठीक है, और इसमें रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं, इसमें रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे का निकालना है आपको, तो 7 से करना है। ठीक है, 7 पंजे 35 होता है बच्चे, 5 मिलेगा 0 हो जाएगा, है ना, 7 6 42, 7 7 49 होता है 49। तो जो 1 रिमाइंडर आएगा इसको इसमें से माइनस करो बच्चे। ठीक है, यहाँ पे +3 करा था, यहाँ पे -1 कर, तो 399 आएगा। इसका मतलब ये है 399 वो लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, और 203 वो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। ये मतलब होता है आगे का निकालने के लिए प्लस करना है, पीछे का निकालने के लिए माइनस करना है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब ये मिल गया, पहली टर्म मिल गई मेरे को 203, 7 7 का डिफरेंस है क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहे हैं सबके सब, है ना। लास्ट टर्म भी मिल गई मेरे को 399। मेरे पास में क्या नहीं है, मेरे पास में n नहीं है, तो n कैसे निकालेंगे, an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो 399 = 203 +
n-1 इंटू डी 7, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो तो ये 6 मिल गया, ये 9 मिल गया, ये 1 मिल गया, 196, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। 7 से इसको कट कर लो, 7 दूनी 14 होता है और 7 दूनी 14 होता है और मिल गया 5, 7 8 56, 28 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू हो गई 29, 29 आ गई n की वैल्यू। जैसे ये 29 आई है बस हो गया काम, जिंदगी बढ़िया है ना। क्या हमारे को निकालना है S29, Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + an, है ना। तो देखो जितना अच्छे से फॉर्मूला आप करेंगे आपके पास में चीजें उतनी ही अच्छी होंगी, ठीक है। तो a था बच्चे हमारे पास में 203 और an था बच्चे 399, दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चे। देखो जरा 9 10 11 12 होते हैं बच्चे, 1 कैरी हो गया, 9 और 1 10 होते हैं, 0 हो गया बच्चे, 4 ये शायद 602 आ रहा है, 3 2 5 और 6 602 आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना 602, 29/2 इंटू इससे कट करो 301 आ रहा है बच्चे। 9 किसी का है, इसका और इसका यूनिट डिजिट 9 चेक करना पड़ेगा हमारे, है ना। 29 इंटू 301, चलो कर लेते हैं। 301 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 2 8 कौन से वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं करा, आप करके देख लो, ये यार ठीक है। इतना आपको करना है 8729, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आगे बढ़ो। 2010 के बाद में ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ तुम्हारे को, मैंने बिल्टिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया ना आपको, इसको खुद करना, ये होमवर्क में है आपका। HW होमवर्क, क्यों होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि कुछ और प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, जब तक वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी मजा नहीं आएगा, है ना। चलो ये वाला कैसे समझ में आ गया आपको, बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया। देखो हमने सम के ऊपर काफी क्वेश्चन करवा दिया आपको, है ना, कि सम का फॉर्मूला कैसे लगाना है। आई होप आपको इस फॉर्मूला समझ में आ गया हो। अब होता क्या कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेटिस्फाई होती हैं। मैंने क्या बोला, हम आपको सारी प्रॉपर्टीज कराएंगे लेकिन आपको बता के कराएंगे, थोड़ा रुका के कराएंगे। उसका रीजन ये है कि आपको बेसिक भी आना चाहिए, है ना। तो अब कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं। देखो ये वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं कि अगर 3 नंबर ABC AP में है तो बीच वाले का डबल A + C के इक्वल होता है। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जरा पहले सेकंड और थर्ड पे फोकस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा इस पे फोकस करिए जरा। ये कहती है कि इफ द सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP is given, अगर मान लेते कोई भी AP है उसकी 3 consecutive, पहली चीज तो ये है कि सर consecutive का मीनिंग क्या होता है, मतलब consecutive क्या होता है। consecutive का हिंदी में बोलते हैं हम क्रमवार या लगातार, ठीक है, लगातार यानी एक के बाद एक आने वाली चीज, ठीक है। जैसे नंबर की बात करेंगे तो जैसे 2 4 6 8 10, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आप बोलेंगे सर कॉन्जिक्यूटिव कैसे बोलेंगे आप, ये नंबर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2 2 के गैप में आ रहे हैं, इवन नंबर है सारे के सारे। अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ, 2 2 के बाद में दूसरा इवन नंबर कौन सा होता है, 4 4 के बाद में क्या होता है, 6 6 के बाद में क्या होता है, 6 से बड़ा 8, 2 के गैप में। तो सबका अगर गैप सेम है ना, तो इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद में जैसे 1 2 3 4 5 6, क्या सबका गैप सेम है, आप बोलेंगे यस सर। तो ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि ऐसी सीरीज जिनमें गैप सेम होता है। कई बार क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव में से अंडरस्टूड करते हैं टीचर और बच्चे दोनों। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये नहीं होता, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव को ये बोलते हैं कि जो एक एक के गैप में आ रहे हैं या जो एक के बाद एक आ रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं ना। कॉन्जिक्यूटिव हर एपी जो होती है वो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का एक एग्जांपल है। हर एपी, जितनी भी एपी है कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का एक एग्जांपल है, यानी गैप सेम होना बस ये नेसेसिटी है। अगर मैंने बोला कि आपको कुछ एक मैं नंबर ले रहा हूँ 11 22 33 44, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है एक तरह का, ये 11 का सीक्वेंस है। इसको बोलेंगे हम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, इसको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 या इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इसको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बस, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि ऐसी सीक्वेंस
जिसका गैप सेम हो, टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, यानी एपी की बात हो रही है एक तरह से। तो ऐसे अगर मान लेते हैं आपको कोई भी एपी दे रखी है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है हमारे पास में, यानी एक के बाद एक सेम गैप पर कुछ टर्म्स है हमारे पास में, तो हमको अगर मान लेते हैं उस एपी की 3 टर्म्स कंसीडर करनी पड़ी, 3 टर्म्स कंसीडर करनी पड़ी, A1 A2 A3, कोई भी एपी हमारे पास में एपी, और मुझको उसकी 3 टर्म्स कंसीडर करनी है, A1 A2 और A3। ये 3 टर्म्स के बारे में मेरे को पता लगाना है कि ये 3 टर्म्स क्या होंगी। तो वैसे तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर आपको A1 A2 A3 कंसीडर करना है तो A1 कंसीडर करिएगा A-2, ठीक है, फिर A कंसीडर करिएगा A2 का, और इसको कंसीडर करिएगा A+D। इससे क्या होता है, आंसर जल्दी निकल जाता है, बस ये फायदा है, ठीक है। जब भी आपको सम दे रखा होगा तब ये काम करिएगा। सम गिवन है अगर आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव सम टर्म्स का, आपको ये बोल रखा है कि A1 A2 और A3 को जोड़ के कुछ नंबर आ जाता है, कुछ भी एक नंबर आता है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो A1 की जगह पे ये लीजिएगा, A2 की जगह पे, A3 की जगह पे ये। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 में होता है, 5 में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, कितने में भी हो सकता है। तो अगर मान लेते ऐसा हो गया, 4 टर्म्स दे रखी है आपको एपी की, ठीक है, 4 टर्म्स दे रखी है कॉन्जिक्यूटिव है, और आपको A1 A2 A3 A4 कंसीडर करना है, तब आप क्या कंसीडर करिएगा, ये होगा A1 पहली टर्म्स, ये होगी A2 दूसरी टर्म, A-3D, A+D तीसरी टर्म, ये होगी चौथी टर्म। तो याद रखिएगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं, 3 टर्म्स दे रखी है तो A-D A+D। कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स दे रखी हैं तो A-D A-3D A+D A+3D। कॉन्जिक्यूटिव 5 टर्म दे रखी है सपोज करो, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव 5 टर्म्स है हमारे पास। तो अब क्या होगा, अब होगा बच्चे A-2D, ठीक है, A-D A+D A+2D। क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि अगर आपको मान लेते हैं ऑड नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दे रखे तो इस तरीके से कंसीडर करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे तो इस तरीके से कंसीडर करना है। समझ गए भाई साहब, बंधु भ्राता, समझ गए पक्का? तो अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, पहले इस पे फोकस करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। जब भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होती हैं तो A-D A और A+D कंसीडर करते हैं, 4 होंगी तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है। चलो देखो जरा क्वेश्चन है, इस पर जरा फोकस करो, क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 51, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 273, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ये बोल रखा है कि 3 नंबर्स हैं, है ना, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स काउंट होते हैं, तो आपको क्या करना है कि A1 के प्लेस पे ले लेना है बच्चे A-D, A2 के प्लेस पे ले लेना है बच्चे A, और A3 के प्लेस पे ले लेना है A+D। पहला काम ये कर लो, जैसे ही आप ये करोगे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन क्या हो रहा है। उसके बाद बोल रखा है इन सबका जो सम है वो 51 है, ठीक है, इस सबका सम कितना है, 51 है ना। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जो है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जो है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट का और थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो है 273। तो आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 5 4 3 6, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, मैं इसको बताता हूँ करना कैसे। पहले आपको क्या करना है, A-D को यहाँ पे डाल देना है, A की वैल्यू A1 की, A2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, A3 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, टोटल हो गया 51। डी से डी कट हो गया, डी से क्या कट हो गया बच्चे, ये डी था, ठीक है, डी से डी कट हो गया। A प्लस A होता है 3A, 3A इज इक्वल टू 51, तो A की वैल्यू आ गई बच्चे 3 एकम 3, 3 7 21, तो 17 आगे A की वैल्यू। इतना आसान होता है पहली टर्म निकालना, इसलिए कह रहा हूं मैं, ऐसे करोगे तो जल्दी निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है। तो अगर पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म आपने इस तरीके से मानी है तो जल्दी आंसर निकल के आ जाता है। A निकल के आ गया तो D भी आ जाए। अब देखो A1 और A3 का मल्टीपल 273 है, तो यहाँ से D निकल जाएगा। A1 जो था वो था A-D, और A3 जो था वो था A+D, इसकी वैल्यू है 273। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो होता है A-B
इंटू ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला कहीं देखा है क्या आपने? हाँ, कहाँ देखा है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कभी भी दिखता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो क्या ये इसी फॉर्मूले के जैसा लग रहा है क्या? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 273। आ रही है ना बात समझ में? पक्का? चलो, तो a की वैल्यू देखो हमने निकाल ली है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 273। अब 17 का स्क्वायर शायद 289 होता है ना, तो 289 हो गया। इसको इधर शिफ्ट कर दो, 273 माइनस करो इज इक्वल टू d स्क्वायर। देखो 9 में से 3 गया 6 मिल गया, 8 में से 7 गया 1 मिल गया, 16 इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 4 होगी। लो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर क्या? बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? बी फॉर बम्बई, है ना? क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? चलो नोट करो। समझ में आ रहा है ना? मैं देखो, अगर आपको ये चीजें पता है तो बहुत जल्दी चीजें हो जाती है और आसानी से हो जाती है। ऐसा टफ नहीं लगेगा आपको मजा आएगा पढ़ने। आपको चीजें पता है तो आपको खुद ही मजा आने लग जाता है, अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन बोल रखा है कि 3 numbers are in arithmetic progression AP whose sum is 30 and the product is 910. Find the greatest number in this AP. ग्रेटेस्ट नंबर 17, 15, 13 या 10। अच्छा, अगर आपको 3 टर्म दे रखी है A1, A2 और A3, ये AP में है, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा अगर आपसे ये पूछा जाता है? तो पहले आपको क्या करना होता है? इसका D निकालना होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर आपने इसका निकाल दिया, अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के केस में तो ये ग्रेटेस्ट होता है क्योंकि ये बढ़ती हुई सीरीज होगी। अगर वो नेगेटिव है तो वो घटती हुई सीरीज होगी, मतलब ये सबसे बड़ी टर्म होगी उससे छोटी, तो ये ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे नहीं कि आपने थर्ड वाला ग्रेटेस्ट निकाल दिया क्योंकि वो सबसे पीछे है ना, पहले कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस जैसे ही निकला यानी डी की वैल्यू जो भी निकली उसके बेसिस पे ये वाला ग्रेटेस्ट होगा, बीच वाला कभी नहीं होता। ग्रेटेस्ट या तो फर्स्ट होता है तो थर्ड होता है। थर्ड तब होता है जब वो डी पॉजिटिव है ना, और फर्स्ट होता है तब जब डी नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो देखो इसको सॉल्व करना है, आप इसको खुद भी सॉल्व करिएगा। आपसे बोल रखा है कि कोई 3 टर्म्स है एपी की, मान लेते हैं ये है A2 कितना है, ये है A3 कितना है बच्चे, ये। ठीक है, A माइनस डी, A और A प्लस डी, समझे? हाँ ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इसका जो सम है वो 30 है। कर दें क्या? देखो 30 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 30 है, ये है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 30 होगी। काट दो इसको, तो 3A इज इक्वल टू 30 हो गया। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। ये लो, A की वैल्यू तो आ गई है ना, A की वैल्यू आ गई है। अब हमारे को क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट गिवन है, सॉरी, है ना। 3 numbers are in AP whose sum is 30 and the product is 910. तो प्रोडक्ट 910 यानी A1 इंटू A2 इंटू A3 कितना? 910। A1 था बच्चे A माइनस डी, A2 था A, ये था A प्लस डी। इसका जो मल्टीप्लाई दे रखा है वो 910 दे रखा है। ठीक है, A माइनस डी इंटू A प्लस डी होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू A इज इक्वल टू 910। A स्क्वायर जो है हमारे पास में वो है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इंटू 10, 910। 10 से 910 कटोगे तो 91 आ जाएगा, है ना। तो 91 ही आ गया। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 91 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है? इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 100 माइनस 91 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ये आया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया है नेगेटिव, आप पहले ये चेक करिए। पॉजिटिव आ गया भाई साहब, पॉजिटिव आ गया तो थर्ड टर्म इसकी लार्जेस्ट टर्म होगी। ठीक है ना, थर्ड टर्म क्या होगी? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट टर्म क्या है? लार्जेस्ट टर्म कौन सी है बच्चे? A3। A3 क्या था? A प्लस डी था। A प्लस डी यानी 10 A था और D था 3, 13 है। कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? पक्का?
चलो बहुत अच्छी बात है, समझदार तो हो तुम, ऐसी बात नहीं है ना, समझदार हो पढ़ते नहीं हो, ये कई बार सुना होगा ना अपने घर में भी आपने। समझदार तो बहुत अच्छी है हमारी लड़की, बहुत समझदार है, पढ़ती नहीं है बस, है ना, तो वही ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करो। एक मिनट, इसके जैसा और भी क्वेश्चन है क्या? एक तो ये वाला है, कहाँ गया? अरे आगे चलो, हाँ चलो, ये सेम ही क्वेश्चन है, करो इसको जल्दी से, उसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये स्लाइड खत्म करके हम क्लास खत्म करेंगे, मतलब वो स्लाइड की 5 प्रॉपर्टीज है ना, उसको खत्म करके क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में बोल रखा है एक एपी है, उसमें 3 टर्म्स है और उनका सम है 27, प्रोडक्ट है 648। तो बताओ कि वो कौन कौन से नंबर है, मतलब A1 A2 A3 बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 9 12, 3 6 12, 3 9 12 और 3 15 12। आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A B C या D, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। टाइम है आपके पास में कितना, हम सब कुछ बता दिया, मैं तुम्हारे को 70 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 70 सेकंड में तुम अगर बता पाओ तो मजा आ गई, नहीं बता पाए तो भाई साहब फिर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे को, ठीक है, क्योंकि कुछ बोलने काबिल बचेगा नहीं। देखो मुझे पता है A1 को A माइनस डी कंसिडर करते हैं, A2 को A कंसिडर करते हैं, A3 को A प्लस डी कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया सब तक? अब तक तो समझ में आ गया सबको ये कैसे कर रहे हैं। तीनों का सम दे रखा है A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, कितना दे रखा है 27 दे रखा है। काट दो इसको, 3A = 27 आ रहा है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 9, 3 9 = 27, ठीक है, 9 आ गई भाई साहब A की वैल्यू। अब जरा आगे देखो, अब आपसे बोला था तीनों का प्रोडक्ट 648 है, 648 तीनों का प्रोडक्ट यानी A माइनस डी इंटू A प्लस डी, कितना 648। देखो A² माइनस D² बना लेता हूं मैं इसको, इंटू A = 648, वैल्यू डालता हूँ A² 9 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इंटू 9 = 648। 9 से इसको कट करता हूँ, है ना, 9 से 63 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 72 आ रहा है। 9² होता है 81 माइनस D² = 72, इसको इधर शिफ्ट करो तो 81 माइनस 72 = D², ठीक है, 9 = D², तो D की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है ना, समझ के। अच्छा भाई साहब, अब D की वैल्यू आ चुकी है, तो आपसे पूछा कि पहली दूसरी तीसरी टर्म बता दो, तो A1 कितना होगा, A1 होगा A माइनस डी था, तो A कितना है, A कितना है, A है 9, आई शिट, ये क्या हो गया रुक जाओ, अच्छा 9 माइनस 3, मेरे को लगा D भी 9 आ गया, है ना, ये रहा 9 माइनस 3 कितना होता है 6 होता है, 6 है किसी ने, 6 वाला कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ना, नहीं तो मेहनत नहीं करेंगे यार, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वैसे देख लो, तुम करके देख लो। A2 जो आएगा, A2 A होता है, A 9 आ गया, A3 जो होता है वो A प्लस डी होता है, यानी 9 + 3, चलो आ गया, देखो फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। करेक्ट आंसर जैसे आया आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसको एक करंट पेज को खोल देते हैं, बार बार क्या होता है वहां पे टच होता है तो एकदम से आगे से खुल जाता है ना, समझ में आ गया आपको। तो ये मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप खाली पढ़ो, आपको कुछ समझ में ना आए, समझ में पूरा आना चाहिए बच्चे, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, बट तरीके से जो होता है ना, वो तरीके से पढ़ना यही होता है कि आप एक पूरा टाइम दो अपनी तैयारी को और उसमें अच्छे से पढ़ो, कि आपको शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए या लास्ट में कोई मैराथन देखने के लिए वो सब ना करना पड़े। आपको क्या करना पड़े, आप जो भी टॉपिक कर रहे हो उसकी वर्कशीट स्टार्ट कर दो, सारी वर्कशीट के क्वेश्चन के आंसर बनने चाहिए आपसे, ये होता है तरीका, सारे प्रीवियस ईयर बनने चाहिए, मॉक पेपर आपसे लगने चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपसे होती हैं, मॉक पेपर अगर आप अच्छे से लगाते हो तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होता है, कुछ भी नहीं है एग्जाम, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इतना टफ नहीं आता, बच्चे पता नहीं क्यों हवा बना रहे हैं इसको
इतना तो आ ही रहा है कि तुम क्वालिफाई कर लोगे, है ना। अगर तुम्हारे को मान लेते नॉन मैथ्स बैकग्राउंड की भी हो तो भी इतना आ रहा है तुम्हारे पास में कि तुम क्वालिफाई आराम से करोगे। क्लियर है? विश्वास करो मेरे पे, मेरी आंखों में सच्चाई देखो, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हारे को, ट्रस्ट कर सकते हो तुम मेरे पे, देखो मेरी आंखों में सच्चाई। ठीक है, इधर ध्यान से देखो। चलो, इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज बताई अब तक आपको, है ना। चौथी और पांचवी देखो जरा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? द pth term of an AP is Q and the qth term is P. Then it's P plus Q term या P plus qth term जो होती है वो 0 होती है। अगर आपसे बोल रखा है कि कोई AP है उसकी pth term जो है वो Q है, ये 4th प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ आपको। और qth term आपको क्या बोल दिया? P है। तो आपसे कभी भी A P plus Q पूछेगा, आंसर ऑलवेज 0 आएगा। और मान लेते हैं उसके अलावा कुछ और पूछ रहे हो, जैसे मान लेते हैं nth टर्म पूछ रहा है तो वो होता है P plus Q minus n के इक्वल होता है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं एग्जांपल में, जैसे सपोज करो कोई एपी दे रखी है, उसकी मान लेते हैं मैंने बोल दिया पांचवी टर्म जो है वो 3 है और तीसरी टर्म जो है वो 5 है। तो फाइंड करो सबसे पहले ये 8 एंड ए सपोज करो ए 13, इसको फाइंड करो क्या क्या आएगा। 8वीं टर्म और 13वीं टर्म क्या होगी इसकी, ठीक है ना। तो इसको करना क्या है, आपको ये देखना है कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है। 5वीं टर्म 3 है, तीसरी टर्म 5 है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये इसमें ऐसे रिपीट होना चाहिए। pth टर्म Q, qth टर्म P, ऐसे अगर आपको रिपीटेशन दिखती है ना, इसका इधर और इसका इधर, देखो PQ है ना, रिपीटेशन दिख रही है PQ और PQ, तो 5335 रिपीटेशन, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। तो होता क्या है, अगर आपसे दोनों का सम पूछ लिया गया, जैसे 3 और 5 को जोड़ के कितना आता है 8, तो A8 अगर आप इसको ध्यान से देखो A5 plus 3 ही होता है, तो AP plus Q है। तो कभी भी अगर ऐसा पूछा जाएगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसका आंसर 0 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सीधा सीधा आंसर लिखिएगा 0 आपका करेक्ट आंसर हो। और अगर मान लेते हैं कुछ और पूछ लिया गया, जैसे 13 पूछ लिया गया, 14 पूछ लिया गया, 10वां पूछ लिया गया, 99 पूछ लिया गया, कुछ और पूछ लिया, 8 के अलावा कुछ और पूछ लिया, तो इसमें होता क्या है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, 3 और 5 को ऐड करना है, उसमें से 13 माइनस कर देना। दोबारा से देखो, 3 और 5 को ऐड करना है, n मतलब जो पूछा गया उसको माइनस कर देना, 13 को माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। समझे? उम्र हो गई है यार, खांसी वासी आती रहती है, ठीक है। माइनस का कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया, सही है। चलिए 5th प्रॉपर्टी देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन दे दूंगा मैं इसके ऊपर, उसके बाद करके क्लास खत्म करेंगे, है ना। 5th प्रॉपर्टी यह है कि अगर मान लेते हैं किसी एबी में pth टर्म का सम qth टर्म के इक्वल है, sp बराबर sq है, तो sp प्लस q कभी पूछा जाएगा तो ऑलवेज कितना होगा बच्चे? 0। सिंपल सा है ना। sp बराबर सम ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ qth टर्म दे रखा है, या सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स दे रखा है। तो अगर आपसे sp प्लस q कभी पूछेगा तो उसका आंसर ऑलवेज कितना होगा बच्चे? 0 होगा। समझ में आ रही है बात मेरी? 0 होगा। अब इनको यूज कैसे करना है सर, मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन क्या है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड द 4th टर्म इज 17। एक एपी है जिसकी 17वीं टर्म 4 है, 17वीं टर्म कितनी है? 4, ठीक है, और चौथी टर्म जो है वो 17 है बच्चे, ठीक है। और आपसे बोला गया कि बच्चे बताओ 21वीं टर्म क्या होगी, ये बताओ, ये क्वेश्चन। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? 21, 0, 14 या none of these। अरे भाई साहब बड़ा तेज दिमाग है तुम लोगों का। हाँ मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ पा रहा हूँ। 21 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 17 प्लस 4 लिख सकते हैं। 17 प्लस 4 कितने होते हैं? 21 होते हैं, है ना। तो ये ऐसा दिख रहा है, अगर AP बराबर Q है, AQ बराबर P है, तो AP प्लस Q की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 0। लो भाई साहब बन गए तुम हीरो, आ गया आंसर 0। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। कितना इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है, मजा आ जाता है ना। चलो तो ये चीजें याद रखने वाली है साहब, जितना आपको याद रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, आप एग्जाम में जल्दी कर लोगे इसको, ठीक है। चलो एक और देखते हैं जरा।
देखो जरा 59th टर्म ऑफ एन एपी, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपको एक दो बुक में और मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स में? ये आपको आर्यंत में मिल जाएगा, ये आपको एक वो एनडीए की कौन सी बुक आती है दिशा की, उसमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2-3 बुक में मिल जाएगा। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन में बोल रखा था 59th टर्म ऑफ एन एपी इज 449 एंड 449th टर्म इज 59। तो बताओ कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी? हल हुआ क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं 501, 502, 508, 509। मुझे ये पता है कि भाई साहब अगर ऐसे दे रखा है A59 इज इक्वल टू 449 और A49 इज इक्वल टू 449 सॉरी A449 इज इक्वल टू 59 दे रखा है, तो मुझे ये पता है इन दोनों को जोड़ के जो आएगा ना वो आंसर 0 होगा। यही तो पूछा है कि क्या आएगा, कौन सी टर्म आएगी जो 0 होगी। तो बच्चे 9 9 18 होते हैं, 5 4 9 और 1 10 होते हैं, 5 आ गया भाई साहब। A508 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो कौन सी टर्म आ गई? 508वीं टर्म है ना जो होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी इसकी। बस सिंपल एज इट इज, है ना। हलवा हलवा बिल्कुल हलवा, समझे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखना। If the pth term of an AP is Q and qth term is P, then what is the common difference? आप बताओ। नहीं बताया मैंने इसका कोई शॉर्टकट तुम्हारे को। आप कैसे करोगे बताओ। If pth term is Q and qth term is P, then what is the common difference? शॉर्टकट मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप खुद करो इसको, कैसे कॉमन डिफरेंस कितना निकालोगे, है ना। 4 ऑप्शन है, -1, 0, 2 और 1। देखो pth टर्म क्या है बच्चे? q है एंड qth टर्म क्या है? p है। आपसे पूछा कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, जैसे ऐसे याद रखो, मान लेते हैं जैसे मैं आपसे पूछूंगा किसी एपी की 5वीं टर्म 3 है और तीसरी टर्म 5 है, सेम ही क्वेश्चन है ना। pth टर्म q, qth टर्म 5, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। तो आपको याद रखना है, इसको ऐसे लिखते हैं a+4d 5 को, और इसको लिखते हैं a+2d 3 को। ठीक है, a3 को। इन दोनों को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है, d निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्व करो, a+4d a+2d माइनस माइनस माइनस, कट कट 4 में से 2 गया, 2d 3 5 2 माइनस का। तो d की वैल्यू ऑलवेज कितनी आती है बच्चे? माइनस का 1 आती है, याद रखिएगा। कुछ भी कर लो माइनस का 1 ही आएगा। जैसे सपोज करो मैं कोई नया क्वेश्चन बनाता हूँ, a7 इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 है और a2 इज इक्वल टू 7 है, आएगा वही। मैं कुछ भी कर लूँ आंसर वही आएगा। a7 को क्या लिख सकते हैं? a+6d, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? a+d। लगाओ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कट कट करो, 5d आ गया, 7 में 2 गया, माइनस का 5 आ गया। देखो d की वैल्यू माइनस का 1 ही आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी अगर AP इज इक्वल टू Q दे रखा है और AQ इज इक्वल टू P दे रखा है, तो कभी भी अगर आपसे D पूछे वो, तो D की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चे? -1 होती है। ये बात याद रखिएगा, D की वैल्यू कितनी होगी? ऑलवेज -1। आसान है समझना, कोई डाउट है यहाँ तक, है ना। तो एग्जाम्पल लेके इसलिए बताया आपको ताकि आपको क्लैरिटी आए। ठीक है, P और Q के चक्कर में आप ये ना समझे कि हाँ यार किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, चीजें समझनी। ठीक है, चलो नोट करो इसको, और ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना कि D ऑलवेज कितना होता है बच्चे? -1 होता है। कुछ भी कर लो -1 ही रहेगा, चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, देखो जरा। द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज 39, 39th टर्म इज 19। तो बताओ 53rd टर्म क्या होगी? चलो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए सॉल्व करना। हमने ये सीखा है कि कभी भी अगर ऐसे दे रखा हो AP इज इक्वल टू Q और AQ इज इक्वल टू P, तो AP प्लस Q तो 0 होता है, लेकिन अगर AN निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है P प्लस Q माइनस है। ठीक है, P प्लस Q माइनस है।
ये वाला फॉर्मूला हमारे को यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 19 और 39 को जोड़ के 53 नहीं आता है ना, नहीं आता भाई साहब, वो तो आपको दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, हियर ऐसे दे रखा है, हियर इट इज गिवन दैट 19 term is 39 and 39th term of this AP is 19 and we want to find out the value of 53rd term. Okay, so we already know the values of P and Q, है ना? Suppose this is P, this is Q, है ना? That means the value of P is 39 and the value of Q is 90. Okay, now we want to find out the value of 53. So this is the value of n for in this case. Okay, तो आपको याद रखना है बच्चे 53rd क्या है या 53 क्या है, वो n की वैल्यू। तो n की वैल्यू है तो ये हो जाएगा बच्चे P प्लस Q 39 प्लस 19 माइनस 53 बच्चे, है ना। तो 9 9 18 हो जाते हैं, 8 आ गया, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, माइनस 53 कितना हो गया, फिर 5 इसका बच्चे क्या हो गया, करेक्ट आंसर है कहीं 5, हाँ अच्छा है ठीक है, ये रहा है ना, मैं डर गया था, 5 दिख ही नहीं रहा, ठीक है, क्लियर है, समझ गया ना तू, हाँ चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, आइए ये चीजें कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मेरे को लगता है क्लास काफी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बची हैं अभी करने के लिए। ये चैप्टर आपको इतना अच्छा होगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीवियस ईयर भी करने की जरूरत नहीं, सीधा मॉक लगाना स्टार्ट कर देना, इसके बाद में प्रीवियस ईयर हम सारे इधर करवा देंगे, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जो भी आपको अच्छा लगता है।